Hello, in today's lecture, we discuss about etiology and pathogenesis of fever. कॉजेज की अगर हम लोग बात करते हैं फीवर के तो दो टाइप के कॉज हो सकते हैं एक हो सकता है इन्फेक्शियस एंड अनदर वन इज नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल इन टाइफाइड, निमोनिया, टीबी। वायरल में इन्फ्लुएंजा हो सकता है, डेंगू हो सकता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि मलेरिया में, या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज की अगर हम बात करें तो इसमें ऑटो इम्यून डिजीज लाइक SLE, मैलिग्नेंसी हो सकती है किसी तरीके की, ड्रग के द्वारा कॉज किया गया फीवर हो सकता है, टिश्यू इंजरी की वजह से जैसे कि ट्रॉमा में, या फिर मायोकार्डियल इंफॉक्शन में होता है, या फिर पोस्ट वैक्सीनेशन के केसेस में भी फीवर, वी कैन सी फीवर स्टेट। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्सोजेनस पायरोजेंस और एंडोजेनस पायरोजेंस। एक्सोजेनस पायरोजेंस, पायरोजेंस बेसिकली होता क्या है? पायरोजेंस सब्सटेंस विच कॉजेज फीवर इज कॉल्ड पायरोजेंस। वो सब्सटेंस है जो फीवर कॉज करते हैं, उसको पायरोजेंस बोलते हैं। अब एक्सोजेनस पायरोजेंस क्या होते हैं? जो बाहरी, मतलब बॉडी के बाहर के, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैदा हुआ प्रोडक्ट या फिर उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन्स, ये सब एक्सोजेनस पायरोजेंस में आते हैं। तो एक्सोजेनस जो पायरोजेंस होते हैं, अगर हम लोग बात करें बैक्टीरिया में तो ग्राम नेगेटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं एंटोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सब बेसिक बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और स्टेफ ऑरियस हो गया, स्टेप्टोकोकस, ग्रुप ए एंड बी कुछ सुपर एंटीजेंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी को अफेक्ट करती है। अब बैक्टीरिया ने तो अपना काम कर दिया है, इन्होंने तो टॉक्सिन्स बॉडी को दे दी। अब बदले में बॉडी रिएक्ट कैसे करती है? बॉडी जो एंडोजिनस पायरोजेंस रिलीज करती है, जिसमें कि हमारे कुछ साइटोकाइंस होते हैं जो फीवर प्रोड्यूस करते हैं। सारे साइटोकाइंस फीवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। जो साइटोकाइंस फीवर प्रोड्यूस करते हैं उनको एंडोजिनस पायरोजेनिक साइटोकाइंस बोलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, एक IL-6 मतलब इंटरल्यूकिन 6 की फैमिली का ही सिलियरी न्यूट्रोट्रॉपिक फैक्टर होता है। और इंटरफेरॉन्स हो गए, पर्टिकुलरली इंटरफेरॉन अल्फा, ये सब एंडोजिनस पायरोजेनिक साइटोकाइंस हैं, मतलब कि ऐसे साइटोकाइंस जो फीवर प्रोड्यूस करती हैं। एक बात और फीवर के बारे में समझते हैं। फीवर जो होता है वो प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट ऑफ इंटरफेरॉन अल्फा हो सकता है। ठीक है, किसी भी साइटोकाइंस का प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी साइटोकाइंस का प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम इंटरफेरॉन अल्फा देते हैं हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट के टाइम, तो उस टाइम भी फीवर आने के चांसेस होते हैं। और हर पायरोजेनिक साइटोकाइंस इनकोडेड होता है सेपरेट जीन से। इनके जीन्स भी सेपरेट होते हैं, पर्टिकुलर साइटोकाइंस के जीन्स भी डिफरेंट होते हैं, और इनके जो बॉडी में अफेक्ट करते हैं, इनके अलग अलग डोजेस भी अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके प्रॉपर एक ही डोज में हर कोई, जैसे इंटरल्यूकिन हो गया, TNF हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, जरूरी नहीं है कि एक ही डोज सबका दें तो ही बॉडी को अफेक्ट करे। जैसे कि हम बात करते हैं तो अगर TNF की बात करें तो ये माइक्रोग्राम्स में देते हैं तब अफेक्ट करता है बॉडी को। बट कुछ, नहीं सॉरी, TNF TNF क्या होता है?
टीएनएफ, जैसे हम टीएनएफ की बात करें, टीएनएफ हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गई, ये सब बॉडी को नैनोग्राम में भी अगर दे दिया जाए तो फीवर प्रोड्यूस करने के लिए इनफ होते हैं। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग इंटरल्यूकिन 6 हो गया है इसको देते हैं तो ये माइक्रोग्राम्स में देने पे, मतलब ये मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ जो लेबोरेटरी में एनिमल्स पे प्रूविंग की है। तो ये जो इंटरल्यूकिन 6 होते हैं इनको माइक्रोग्राम्स में देंगे तब बॉडी को अफेक्ट करेगी। अब क्या होता है कि फीवर जो होता है कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इन एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज भी हो सकता है जो कि विदाउट माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्रॉमा के केस में हो गया, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो गई या टिश्यू नेक्रोसिस हो रही है कहीं, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इंड्यूस कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ जितने भी हमारे साइटोकाइंस हैं। ठीक है, अब हमारे पायरोजेनिक एंडोजेनस पायरोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप साइटोकाइंस एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। अब साइटोकाइंस हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा तो लेवल ऑफ जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है जिसका लेवल एलिवेट होगा। एलिवेट कहाँ पे होगा, हाइपोथैलेमिक टिश्यू में और थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल के आसपास की जितने एरिया हैं इनमें इसका लेवल इंक्रीज होगा। और इसका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का हाईएस्ट लेवल इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन सर्कमवेंट्रिकुलर वेस्कुलर ऑर्गन्स के आसपास, जहाँ पे नेटवर्क ऑफ इनलार्ज कैपिलरीज सराउंड करते हैं हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर को। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, चारों रिसेप्टर्स डिफरेंट वे में सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। अब फीवर के लिए हमारे इसेंशियल होता है, इसमें 4 रिसेप्टर होते हैं। फीवर के लिए इसेंशियल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ई का जो थर्ड रिसेप्टर होता है वो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि कैसे बाई बॉडी को हमारे दो तरीके, एक न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिट होता है और न्यूरोट्रांसमीटर की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कोई न्यूरोट्रांसमीटर तो है नहीं, तो ये क्या करता है, अब जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये ट्रिगर करता है जो ग्लियल सेल का रिसेप्टर है उसको ट्रिगर करता है। जो ग्लियल सेल के रिसेप्टर को ट्रिगर करने पे वहाँ पे एक साइक्लिक एएमपी स्टिमुलेट होता है। अब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है, क्या करता है, न्यूरोनल न्यूरोनल एंडिंग फ्रॉम थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का न्यूरोनल एंडिंग है उसको स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट कर देता है। दैट एक्सटेंड टू थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट, जो थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट को एक्सटेंड करता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब कि या तो डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में बाय इंड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर को इंड्यूस करके थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का एंडिंग है जो न्यूरोनल एंड का, वो थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट को इंक्रीज करता है। तो रेजिंग सेट पॉइंट टू फेब्राइल स्टेट। और बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है दो प्रोसेस हैं इसके, एक होता है हीट कंजर्वेशन जिसमें कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस आती है, और एक होता है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन में हमारा बॉडी दो तरीके से, एक तो सीवरिंग करेगी और दूसरा खुद का मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब एक चार्ट पेपर है इसको आप देख सकते हैं,
इन्फेक्शन आया, माइक्रोबियल टॉक्सिन मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिएक्शन सो गई। ये इन्होंने रिएक्ट किया, बदले में बॉडी ने के मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, इन्होंने उसके अपोजिट में रिएक्ट किया। तो पायरोजेनिक साइटोकाइंस प्रोड्यूस हुए। पायरोजेनिक साइटोकाइंस सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमिक एंडोथेलियम तक गए, या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन तो डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक एंडोथेलियम तक गया। अब उसने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का लेवल को इंक्रीज किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे, ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन कोई न्यूरोट्रांसमीटर है नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का जब लेवल बढ़ा तो इसने क्या किया, ग्लियल सेल की रिसेप्टर को ट्रिगर किया। ग्लियल सेल के रिसेप्टर ट्रिगर होने के बाद साइक्लिक एएमपी हुआ। साइक्लिक एएमपी ने एलिवेट किया थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट को, मतलब कि हाइपोथैलेमस के थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया, एक्सटेंड किया। अब एक्सटेंड करेगा तो बॉडी में हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हीट का कंजर्वेशन बढ़ेगा। हीट का कंजर्वेशन कैसे होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन थ्रू सीवरिंग एंड इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, देन द रिजल्ट इज फीवर। सो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।